वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे 6 जनवरी 2022 को पूछे गए ईवीएस के 15 पेडागोजी सवाल का। पहला प्रश्न है आज का हमारा, पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का क्या उद्देश्य है। ईवीएस पढ़ाने के दौरान बच्चों को जब हम होम असाइनमेंट या होमवर्क देते हैं, इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन 1 है पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण, मतलब किसी भी चीज़ों को दोहरा देना या याद करवा देना, ये हमारा उद्देश्य तो होता नहीं है। और 2 है घर पर समय का सदुपयोग, कि बच्चे जब घर में समय बिताते हैं तो उसका एक सही उपयोग होना चाहिए, ये कुछ हद तक सही है। और 3rd में है विद्यालय में सीखी गई संकल्पनाओं में दक्षता, ये भी सही है कि जब बच्चे को हम किसी चीज़ को विद्यालय में पढ़ाते हैं तो उसमें वो पूर्ण हो सके, और जब उसको घर में देंगे तो कॉन्सेप्ट को अच्छी से समझेगा, ये भी सही है। और ऑप्शन 4 में है सीखने का विस्तार, मतलब जो हम सिखाते हैं उसमें वो विस्तार हो, एलाबोरेशन हो, तो 4 ज़्यादा सही है, क्योंकि सीखने के विस्तार में समय का सही उपयोग और कॉन्सेप्ट में दक्षता दोनों आता है, तो 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, शीला कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपकरण यानी सब थीम पशु लिया है, और पशु एक सब थीम है। निम्न में से कौन सा प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे, जो उनके लर्निंग के लिए कौन सा जो है लाभदायी होंगे। ऑप्शन 1 में है किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण करवाना, ये हमारा लक्ष्य नहीं होता है जब पशु हम सब थीम पढ़ा रहे हैं। ऑप्शन 2 में है प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्रों को दिखाना। अगर आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो चित्र के दिखाएंगे तो एक अच्छा रणनीति है, लेकिन उससे बेटर रणनीति कौन है, प्राणी उद्यान में पशुओं एवं जानवरों को दिखाना या देखना। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है कि जो कोई बच्चे हैं उनको हम एक किसी उद्यान में लेके जाएंगे और वहाँ जानवरों और पशुओं को दिखाएंगे। इससे क्या होगा, बच्चे चीज़ों को रिलेट करके समझ पाएंगे, उसी चीज़ को दिखा देंगे फिर पढ़ाएंगे तो बच्चे उसको ज़्यादा समझेंगे। 3 बिल्कुल सही है। और 4 में है पशुओं के चित्रों के कटआउट दिखाना। देखिए चित्र दिखा के तो समझते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि डायरेक्ट अब अवलोकन करा दें, तो 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जल से संबंधित त्योहारों को समुदाय द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है। समुदाय द्वारा कुछ जल से संबंधित कुछ मना रहे हैं, तो आप क्या करना है, इसके लिए 4 युक्ति दिया गया है, कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा जब बच्चों को हम जल से संबंधित कोई टॉपिक पढ़ाएंगे। ऑप्शन 1 है सहपाठी द्वारा सीखना, बात समुदाय की हो रही है तो उसमें सहपाठी खाली नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। नंबर 2 है समुदाय के त्योहारों का वीडियो दिखाना। इससे देखिए ये लर्निंग का एक भाग है, लेकिन इससे एक अच्छा लर्निंग नहीं हो सकता है। नंबर 3 है परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना। बिल्कुल सही है, जब आप समुदाय की किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो बेटर है कि आप बच्चे को समुदाय से बातचीत करवाएं, उनसे इंटरेक्ट करवाएं, ताकि बच्चे उसको रिलेट करके चीज़ों को अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके सीख पाएँ। तो 3 बिल्कुल सही है। और 4 में शिक्षक से चर्चा करना। जब बात समुदाय की आए तो सबसे बेटर कौन होगा कि आप समुदाय के पास ले चलें और समुदाय से ही बातचीत करवाएं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक इम्पोर्टेंट और आसान सा क्वेश्चन है, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ईवीएस में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है। आपको पता है कि ईवीएस जो है क्लास 1 में और क्लास 2 में नहीं रहता है। इस 1 और 2 में आपका 6 थीम और 4 उसका सब थीम को खाली पढ़ाया जाता है। तो बोल रहा है कि इसका जो बुक नहीं है ईवीएस का 1 और 2 में, ऐसा क्यों है। ऑप्शन 1 है पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए खेल द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण अध्ययन को हम एक शिक्षक के द्वारा हैंडबुक में सुझाए गए, यानी शिक्षक कुछ लिख के लाता हो और उसी के जरिए पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। ईवीएस हम पढ़ाते हैं, लेकिन थीम और सब थीम के रूप में पढ़ाते हैं। और जो होता है मैक्सिमम चीज़ों को हम लैंग्वेज और जो गणित होता है उसके भी माध्यम से पढ़ा देते हैं 1 और 2 में। पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित पारंपरिक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाया जाता है, ऐसा भी नहीं है। और नंबर 3 में है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं, ये भी सही है कि जब ईवीएस जो होता है वहाँ 1 और 2 में गणित और भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है। बाकी इसके अलावा ईवीएस के जगह में 6 थीम और 4 सब थीम को भी पढ़ाया जाता है प्राइमरी लेवल पर। तो 3 इज़ द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा
सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों होना चाहिए। देखिए जल में सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों है नहीं, कुछ भी नहीं है जल में, जंगल में भी नहीं, स्मारक में भी नहीं। बड़ा आसान क्वेश्चन है। समुदाय, यहाँ से आपको समाज भी मिल रहा है और एक सांस्कृतिक भी मिल रहा है कि यहाँ किस किस समुदाय के लोग किस संस्कृति में से जुड़े हुए हैं, तो आपको इस समुदाय में चीज़ देखने को मिलेगी। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपगम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका क्या कारण है? देखिए जब बच्चे को आप प्राइमरी लेवल पर कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ईवीएस का भोजन या शेल्टर हाउस, ये सब के बारे में जब पढ़ा रहे हैं तो वो क्या करेगा, परिवार और समुदाय से सदस्य से परामर्श लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिगम में परिवार हमारा क्या है, प्राथमिक समाजीकरण का एक भाग है, समुदाय हमारा प्राथमिक समाजीकरण का भाग है, इसलिए ले रहा है। तो ऑप्शन एक में है, विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट होता है। देखिए वो निकट होता है, सही है, लेकिन निकट होता है इसलिए नहीं लेते हैं, उनसे विचार विमर्श नहीं लेते हैं, बल्कि वो हमारे अधिगम का प्राथमिक भाग है, इसलिए हम उसको लेते हैं। और दो है, परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं। ऐसा भी नहीं कि परिवार और समुदाय हमारा भोजन और शेल्टर के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। नंबर 3 में, अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। बिल्कुल सही है कि अधिगम जो होता है, लर्निंग जो होता है, उसका प्राथमिक स्रोत कौन है, हमारा समाज ही तो है, सांस्कृतिक ही तो है। तो थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही है। और 4 में है, पियाजे के मनोवैज्ञानिक नियम सीखने की सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं पर आधारित है। देखिए पियाजे ने ये मनोवैज्ञानिक के लिए सामाजिक पर कोई बात नहीं की है, तो यहाँ पर आंसर कौन होगा, थर्ड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं बच्चों को और वो संज्ञानात्मक बाधित है, मतलब संज्ञानात्मक रूप से बच्चा थोड़ा कम समझता है, मतलब उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कम हुआ है। तो उसके लिए आप सबसे सर्वाधिक कौन सा उपयुक्त विधि को मानेंगे? पहला, कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं। ये सही है, लेकिन कब सही है? जब बच्चा कॉग्निटिव रूप से डेवलप हो तब सही है। लेकिन यहाँ बच्चा क्या है, कॉग्निटिव रूप से डेवलप नहीं है, तो 1 बिल्कुल नहीं होगा। और 2 में है, पढ़ाने के लिए सर्व पाठों का अधिक विकास करें, यानी सुनने वाले भागों का अधिक विकास करें। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बच्चा का जो है सोच का, थिंकिंग का सही से डेवलप नहीं हो पाया है, थिंकिंग उनका नहीं, सोचने की शक्ति उनका नहीं है, तो 1 और 2 नहीं होगा। थर्ड में है, कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। बिल्कुल सही है। यहाँ क्या कह रहा है कि कार्य को छोटा छोटा कर दें और उसके बाद उसको पूरा करें। क्यों? क्योंकि बच्चा कॉग्निटिव रूप से डेवलप नहीं है, तो वो चीज़ों को थिंकिंग नहीं कर पाता है, सोच नहीं पाता है, तो उनको छोटा छोटा टुकड़ा कर दें। थर्ड बिल्कुल सही है। और 4 में है, स्पर्श शिक्षण, मतलब छूने वाले शिक्षण सामग्रियों का ज़्यादा उपयोग करें। ऐसा भी नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? आप क्या बना रहे हैं, लेसन प्लान बना रहे हैं, इसमें से कौन सा एक जो है विश्लेषण के लिए कौन सा चरण आवश्यक है? पहला है, सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना। बिल्कुल उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन आप जब लेसन प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए विश्लेषण के लिए कौन सा चरण होगा? तो ये चरण विश्लेषण के लिए मेन नहीं होगा। विश्लेषण के लिए आप बच्चे के अंदर एक कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट करना होगा, एक नया कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा उनके माइंड में। तो सेकंड, 1 तो होगा नहीं। सेकंड में है, सामग्री को अधिक सिखाने के संसाधनों की पहचान करना, क्या सिखाना है उसकी पहचान करना, ये भी सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। और 3 में है, अनुद्देशीय उद्देश्यों के आकलन के लिए परियोजना बनाना। ये भी सही है कि जो उद्देश्य हो उसके लिए योजना बनाएंगे, उनके आकलन के लिए योजना बनाएंगे। और ऑप्शन 4 में है, संकल्पना मानचित्र, मतलब कॉन्सेप्ट मैप बनाना, ये भी ज़्यादा सही है। और इनके कॉन्सेप्ट मैप के अंदर सारा चीज़ आता है, क्योंकि जब आप चीज़ों को एनालिटिक करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो जब तक बच्चों के अंदर एक कॉन्सेप्ट माइंड उस टॉपिक को लेकर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट नहीं बन जाएगा, तब तक आप उनको नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में जो समग्र होता है सब किससे संबंधित है? अब इस इंग्लिश में अगर देखेंगे तो और इजी लगेगा कि द वर्ड कम्प्रीहेंसिव इन कॉन्टीन्यूस, तो इसमें जो कॉन्टीन्यूस होता है, लगातार होता है, इसका नहीं,
इसमें कौन सा वर्ड का मांग रहा है? कंप्रीहेंसिव का। तो कंप्रीहेंसिव जो है किससे रिलेटेड है? यानी समग्र, सारा चीज़ किससे है? ऑप्शन 1 में है संज्ञानात्मक स्तर से, ऑप्शन 2 में है सहपाठचर्या क्रियाकलाप से, ऑप्शन 3 में है समग्र विकास से। तो बिल्कुल सही है, इसमें सारे चीज़ों का विकास से होता है। इसका सतत एवं समग्र में समग्र का मतलब होता है सभी चीज़ों का विकास। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? मतलब इसमें है क्या, अब सीखने का आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट का कौन सा एक उदाहरण है? आप इसको इंग्लिश में याद रखिए, किसका पूछा है? फॉर्मेटिव, जो कक्षा के दौरान होता है और जो लास्ट में किया जाता है उनको समेटिव बोला जाता है। ये क्या हो रहा है? कक्षा के दौरान हो जाता है, बच्चों को कुछ काम दिया जाता है। जब आप क्लास में रहते हैं, क्लास में ही कुछ काम दें और क्लास में ही इसको फिर डिफाइन भी कर दें, बता भी दें, ये होता है फॉर्मेटिव, यानी सीखने के लिए आकलन। तो ऑप्शन 1 है कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। बिल्कुल सही है कि बच्चों को कुछ कार्यपत्रक दे देंगे, कुछ कार्य दे देंगे और बोलेंगे कि भारत के जो तटीय राज्य हैं, जो समुद्र के तट में होता है, उनको खोजो। तो ये क्लास का काम है और पूछ भी रहा है सीखने के आकलन। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। और 2 में है विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षा, ये समेटिव हो गया, सीखने का आकलन हो गया, तो ये तो होगा नहीं। 3 में है पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा। देखिए अर्धवार्षिक, ये भी परीक्षा की बात हुई है और जहाँ परीक्षा की बात होगी जिसका रिजल्ट मिलेगा कुछ ना कुछ, वो क्या होगा? समेटिव असेसमेंट होगा, तो ये भी नहीं होगा। और 4 में है अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा। फिर परीक्षा की बात आ गई, जहाँ पर भी परीक्षा की बात आएगी वो समेटिव असेसमेंट होगा, सीखने का आकलन होगा। सीखने के लिए आकलन में टीचर बच्चों पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 के अनुसार में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। NEP 2005 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर सवाल है कि NEP 2020 के अनुसार अनुभव से सीखना, एक्सपीरियंस के द्वारा सीखना, ये कौन सा शिक्षण शास्त्र होगा? इन अभ्यासों का आप ये कीजिए, चुनाव कीजिए। 3 अभ्यास आपके सामने हैं। पहला है पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना। देखिए ऐसा NEP 2005 कभी नहीं कह रहा है कि आप सिर्फ कुछ चीज़ों पर, चुनिंदा चीज़ों पर ध्यान दें, तो ऑप्शन 1 तो नहीं होगा। ऑप्शन 2 में है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण कला में एकीकरण करना। बिल्कुल सही है। EVS में क्या करना है? सभी चीज़ों को एकीकृत करना है, इंटीग्रेट करना है, इकट्ठा करना है, तो B सही है। और C में है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना। बिल्कुल करना है, EVS के लिए सारे चीज़ों को इंटीग्रेट करना है, एकीकरण करना है, तो C भी सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिसमें B और C होगा। देखिए ऑप्शन A में केवल 1 है, B में केवल B है और C में है, देखिए है B और C, तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने शिक्षार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश, बाहरी लक्षणें जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशल को विकसित कर रही है? जब प्राणी उद्यान में कुछ बच्चों को लेकर गया तो क्या क्या कि बच्चों को एक आदेश दे दिया गया कि तुम उन जानवरों के आदतों को, उनके देश कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, बाहरी लक्षणें क्या क्या है जैसे आकार, रंग, रूप इत्यादि की खोज करो। तो ये कैसा क्रियाकलाप है? ऑप्शन 1 में है अवलोकन, बिल्कुल है अवलोकन है, प्रश्न पूछना है, संवाद करना भी है। और 3 में है प्रयोग। देखिए प्रयोग की बात इसमें कहीं भी नहीं है। और नंबर 2 में है प्रश्न पूछना, तो बिल्कुल सही है, प्रश्न पूछने के लिए बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी। यहाँ वर्गीकरण की बात की गई है, आपको वर्गीकरण भी करना है कि मतलब वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, मतलब जानवरों में अंतर कर पाना, बिल्कुल सही है। देखिए मापन है, तीसरा में क्या है? मापन, जो मापन की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है, तो सेकंड नहीं होगा। और 3rd और 4th में अब देखेंगे। 3rd में क्या है? अवलोकन, बिल्कुल मतलब अवलोकन देखना, प्रश्न करना, बिल्कुल है। और संवेदनशीलता मतलब सेंसिटिव, जानवरों के प्रति सेंसिटिव होना, ये बिल्कुल सही है। और एक है संवाद, संवाद भी सही है कि मतलब उस पर कोई बात करना, विवाद करना, आपस में बातचीत करना, सही है। और नंबर 4 में है प्रश्न करना, अवलोकन, संवेदनशीलता, और लास्ट में है देखिए प्रयोग करना। प्रयोग करना नहीं होगा और इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? 3rd, क्योंकि 1st और 2nd में हम देखे थे, एक में है प्रयोग करना और एक में है मापन,
तो सेकंड थर्ड इज़ द राइट आंसर। और बड़ा आसान और एक इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही VVI इसको बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको हर बार पूछा जाता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? तो देखिए थीम पर्यावरण अध्ययन पर टोटल 6 है। पहला है परिवार और पास पड़ोस, एक हो गया परिवार और पास पड़ोस यानी फैमिली एंड उसको फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं। 2 नंबर में है फूड भोजन, अब इसको लिख लीजिए। 3 नंबर में है वाटर, फिर है 4 में है शेल्टर हाउस, फिर है 5 नंबर में यात्रा जिसको हम ट्रेवलिंग बोलेंगे, और 5 में क्या है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और फैमिली एंड फ्रेंड जो होता है उसका 4 सब थीम भी है, आपको कमेंट करके बताना है कि उनका 4 सब थीम कौन कौन सा है। और यहाँ क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा थीम है, तो आपने अब तक कर लिया होगा। वाटर यानी जल हमारा एक थीम है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे, यानी किस क्वेश्चन का चुनाव करेंगे कि बच्चे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोच सके। बच्चों को हमको सोचने के लिए देना है, उच्च स्तरीय चिंतन वाले। देखिए चिंतन शब्द आ गया है, तो ऑप्शन 4 आपके सामने है। ऑप्शन 1 है हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं। देखिए इसमें सोचना नहीं है, बच्चों को रट करके 5 जड़ बता देगा। नंबर 2 में क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल नहीं होगा। बच्चे को इसके लिए सोचना होगा। बच्चे तरह तरह की बात उनके दिमाग बच्चे के दिमाग में आएगी, तो ये सही हो सकता है। थर्ड में है पत्तियों का रंग हरा किस कारण से होता है। अगर उन्होंने साइंस का थोड़ा सा भी नॉलेज उनको है, आपने बताया है एक बार भी, तो वो बता देगा, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन 4 में है बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक का चरण कौन सा है। ये चरण उनको अच्छी तरह पता होगा, आपने अगर बताया है तो बच्चे इजीली इसको बता सकते हैं। लेकिन ऑप्शन 2 में जो है बच्चे यहाँ सोचेंगे कि पृथ्वी पर अगर पेट्रोल नहीं होगा तो क्या क्या होगा, डीजल नहीं होगा तो क्या क्या होगा, तो यहाँ बच्चे सोचने लगेंगे, इसलिए सेकंड इज़ द राइट आंसर। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। 8 विद्यार्थियों के क्या 5 समूह टोटल हैं, और उन्होंने एक पर्यावरण जीवों के लिए संरक्षण के लिए एक लघु नाटिका छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। अब बच्चों का हमको आकलन करना है, असेसमेंट करना है उनके नाटक का, सभी चीज़ों का नहीं है, उनके समग्र विकास का नहीं है। अगर समग्र विकास का होता तो पोर्टफोलियो होता, लेकिन ऑप्शन आप बाकी के आपको 3 देखना है, पोर्टफोलियो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। और ऑप्शन सेकंड में है पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स, बिल्कुल सही है कि बच्चे ने क्या समझा पर्यावरण के बारे में, क्या कॉन्सेप्ट बना उनके दिमाग में, उनके लिए हम एक असेसमेंट करेंगे जिसका रूब्रिक्स नाम होगा। रूब्रिक्स में क्या होता है कि बच्चों को के हर पॉइंट को चेक किया जाता है, हर बातों को चेक किया जाता है, उनके अध्ययन का, उनके सारी चीज़ों का इसमें नहीं होता, सिर्फ उनके लर्निंग का होता है। तो सेकंड बिल्कुल सही है। 3 में है कि प्रस्तुति का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, ये भी नहीं है। और 4 में है पर्यावरण अध्ययन के अवधारणाओं को जांचने के लिए प्रस्तुतिकरण उपरांत पेन पेपर परीक्षा, ऐसा भी नहीं है। जब बच्चे नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं तो पेन परीक्षा की बात यहाँ पर आएगी नहीं, तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो इसी के साथ आज का हमारा जो 30 सवालों का EVS पेडागोजी था यहाँ पर समाप्त हो रहा है। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।